इस इंडस्ट्री में आपका जुड़ाव कैसे शुरू हुआ? 2 साल यहाँ भदोही में मैं बिजनेस करने के बाद मैं जर्मनी चला गया। उनकी जो राजनीतिक विरासत है आपके परिवार में कौन कौन उसको आगे बढ़ा रहे हैं? पहले किसी जमाने में हमारा टक्कर हुआ करता था चाइना से। हैंडमेड कारपेट अब पूरी दुनिया में, अब भारत ही एक ऐसा देश है कि जो कि बना सकता है। भदोही जितना राजस्व सरकार को देता है उस हिसाब से इस जिले का विकास हुआ है। अगर इंसान दुनिया में अगर है तो समाज के लिए करना चाहिए। भदोही शिक्षा के मामले में बहुत पीछे था। अखिलेश जी ने इस जिले के लिए बहुत काम किया, जो कि एक्सपो मार्ट बनाया। भदोही का कालीन उद्योग लगभग 500 साल की विरासत अपने आप में समेटे हुए है। भदोही का कालीन उद्योग इतना परवान चढ़ा कि एक समय में इसको डॉलर सिटी कहा जाने लगा। डॉलर सिटी के रूप में पूरी दुनिया में ये इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि यहाँ के बनाए नाट वाले कालीन पूरी दुनिया में गए और एक से एक कारीगरी के नमूने यहाँ से निकले। हस्तशिल्प की यह विशाल विरासत अनेक लोगों के योगदान से बनी है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बुनकरी से शुरुआत की, छोटे काम से शुरुआत की और बाद में बड़े एक्सपोर्टर बने। बहुत सारे लोग नक्शेबन के तौर पर नक्शा बनाते थे, बाद में वे अपने कारोबार को बढ़ाकर आगे बढ़े और एक्सपोर्टर बने। तमाम सारे लोग हैं, बहुत छोटे छोटे कारीगर भी हैं जिन्होंने अपने जहन में एक इतिहास रखा है, जिनकी यादों में एक इतिहास है। उनसे हम क्रमशः बात करेंगे। आज हम भदोही के एक बड़े एक्सपोर्टर शारदा कारपेट्स के संचालक काशीनाथ यादव जी के साथ हैं। काशीनाथ यादव आज एक महत्वपूर्ण मुकाम रखते हैं इस कारोबार में और उनके पास सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने यही नहीं बल्कि जर्मनी में भी कई साल रहकर इसका काम किया और फिर यहाँ आए तो घरेलू कारणों से जो उनके भाई की बनाई हुई एक विरासत थी, उनके न रहने के बाद वो बिखर रही थी और उसको उन्होंने संभाला, उसको उन्होंने संयोजित किया और फिर से जो कारोबार एकदम से गर्त में चला गया था उसको फिर से उठाकर उन्होंने मुख्यधारा का एक महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट हाउस बना दिया। आज उनसे हम बात करेंगे उनके जीवन के बारे में। काशीनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी, आप कहाँ से चले और कहाँ से गुजरते हुए यहाँ तक आए? मेरे पिताजी एक किसान परिवार से थे और बहुत ही छोटी उम्र में वो बॉम्बे चले गए थे और फिर वहाँ पे जाकर के उन्होंने कपड़े की छपाई के मशीन में डाइंग मास्टर थे और करीब करीब मेरा परिवार जो है कि वहीं बॉम्बे में शिफ्ट था। लेकिन मेरी पृष्ठभूमि और सब कुछ भदोही थी। तो मैं 7 भाइयों में से मेरा नंबर 6ठा है, लेकिन मेरे दूसरे नंबर के भाई शिवकरण यादव को उन्होंने भदोही में भेजा कलर को बेचने के लिए कि आप जाइए यहाँ पे जो ऊन की डाइंग होती है कलर को बेचने के लिए। वो बॉम्बे में शिवकरण यादव जो यहाँ के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष थे, प्रथम जिला पंचायत अध्यक्ष भी थे वो, और वो आकर के यहाँ उन्होंने कलर का काम शुरू किया और इसके बाद वो कारपेट इंडस्ट्री में आए और फिर इसके बाद हमारे पारिवारिक बिजनेस हो गया ये जी, और इसी में बहुत उतार चढ़ाव होता रहा। तो आप कुल कितने भाई बहन हैं? हम लोग 7 भाई 2 बहन हैं जी, उन सब के बारे में कुछ बताइए। मेरे सबसे बड़े भाई जो है कि वो घर पे हैं, कारपेट का भी वो भी काम करते हैं। उनके छोटे भाई जो हैं उनसे जो दूसरे नंबर के हैं, जो कि भदोही के प्रथम जिला पंचायत अध्यक्ष हुए थे, उनका नाम था श्री शिवकरण यादव। दूसरे नंबर के भाई साहब हैं जो कि वो ईंट भट्ठे का काम करते हैं। तीसरे नंबर के भाई, जो चौथे नंबर के जो भाई हैं वो इसी कालीन व्यवसाय में हैं। 5वें नंबर के भाई हैं जो कि वो बिल्डिंग मटेरियल काम करते हैं। 6ठा नंबर मेरा है। 7वें नंबर के जो मेरे भाई हैं वो
अविवाहित हैं और वो एक इंटरमीडिएट कॉलेज चलाते हैं। राजेंद्र प्रसाद उर्फ लल्ला उनका नाम है और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। जी। तो ये जो पारिवारिक पृष्ठभूमि जिस तरह की है, एक संयुक्त परिवार और उसमें फिर धीरे धीरे आप लोगों का बढ़ना, तो इस इंडस्ट्री में आपका जुड़ाव कैसे शुरू हुआ? जैसे आपके पिताजी थे, आपके भाई साहब थे, बिजनेस कर रहे थे, तो आपने किस स्तर से शुरुआत की यहाँ? चूँकि मेरे भाई साहब ने बिजनेस इस्टेब्लिश कर ही रखा था, तो मैंने पढ़ाई के दरमियान ही जो है कि इस बिजनेस में आ गया। और वो एक जर्मन की कंपनी थे, उसमें वो एम्प्लॉय थे। उन्होंने अपना कारपेट का व्यवसाय बंद करके जर्मनी में कंपनी थे, उसके इंपोर्ट का पूरा काम वो देखते थे। तो हम तो इंडस्ट्री में आए किसी बगैर संघर्ष के। उन्होंने मुझे सीधे ले आए और 2 साल यहाँ भदोही में मैं बिजनेस करने के बाद मैं जर्मनी चला गया। मैं वहाँ करीब 4 साल रहा कंटिन्यू उसी कंपनी में? हाँ, उसी कंपनी में जर्मनी के अंदर। और वहाँ काम करने के बाद जो है कि फिर जो थोड़ी सी परिवार में या उस कंपनी में उतार चढ़ाव आया। फिर मैं वापस इंडिया आया, फिर मैं अपने भाई के साथ काम करता रहा और तमाम इस दरमियान बहुत जो है कि हमारे परिवार में उतार चढ़ाव आए जी। और दुर्भाग्य से 2011 में मेरे भाई साहब का जो है कि स्वर्गवास हो गया और फिर मैं परमानेंटली जो है कि इस अपनी इंडस्ट्री को, अपनी कारपेट इंडस्ट्री में परिवार में आके मैं यहाँ पे काम देखा। उस पारिवारिक उतार चढ़ाव की कुछ तफसील अगर बता सकें आप तो बहुत अच्छा होगा। उतार चढ़ाव मतलब कि किसी ज़माने में हम लोग अच्छे खासे बड़े एक्सपोर्टर हुआ करते थे और जब बिजनेस हुआ तो हम लोगों ने बहुत नीचे तक आए। फिर उसी दरमियान मेरे भाई साहब का भी स्वर्गवास हो गया और फिर हमारे भाई साहब ने राजनीति में भी अपनी एंट्री की। तो वो 3 महीने के अंदर जो है कि उन्हें राजनीति में आए और 3 महीने के अंदर ही वो 3 महीना के पहले उन्हें राजनीति की कोई ABCD नहीं मालूम थी। लेकिन एक बार माननीय मुलायम सिंह से मिलने के बाद जो है कि वो उनको भी राजनीति में आने का जो है कि इच्छा हुई। तो उन्होंने कहा कि मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। तो मैं भी साथ था भाई साहब के साथ। उस टाइम माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश थे। तो उन्होंने कहा कैसा है कि मैं 3 महीने में जो है कि पंचायती राज एक्ट जो है मैं इसको लागू करूँगा और तुम जाओ तैयारी करो और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए तैयारी करो। तो वो फिर वही 3 महीने के अंदर मुलायम सिंह यादव ने पंचायती राज का वो चुनाव हुए और वो चुनाव जिला पंचायत सदस्य जीत के आए और कड़ी संघर्ष के बाद वो जिला पंचायत अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए। उनका 5 साल का कार्यकाल बहुत शानदार रहा। यहाँ जन जन से पूछेंगे, सबसे ईमानदार और सबसे जो है कि काम उन्होंने किया हमारे भदोही के लिए। उन्होंने अपने व्यक्तिगत धन से जो है कि उधवा भदोही को जोड़ने वाला मोरवा पुल पे ब्रिज का भी काम कराया, जो कि उनका व्यक्तिगत पैसा था। यहाँ पे जो तहबाजारी और जो चुंगी लगती थी, बैरियर जो जिला पंचायत का, अपने व्यक्तिगत धन पैसा जमा करके उत्तर प्रदेश सरकार को वो बैरियर पूरे भदोही से हटाया। जो कि बाद में वो उसी मिसाल पे उन्होंने कहा जब जिला पंचायत किसी को कोई सुविधा नहीं दे सकती तो उसको किसी भी तरह का वसूली करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि माफियाओं गुंडों को ये जो है कि ठेके दे दिए जाते थे और बहन बेटियां कोई गाड़ी में बैठा के ले जाता था, उनको बेइज्जत करते थे, अपमानित करते थे। तो जब वो जिला पंचायत उसके अंदर आता था तो उनको देखा कि सबसे बड़ी कुप्रथा को जो है कि ख़त्म किया जाए। तो भदोही के किसी से भी पूछेंगे तो ये बताएंगे कि शिवकरण यादव ने बैरियर उत्तर प्रदेश सबसे पहले ख़त्म करने वाले वही व्यक्ति थे। इसके बाद सरकार का दबाव भी पड़ा, क्योंकि उस तत्कालीन सरकार बहुजन समाज पार्टी की थी। तो उन्होंने अपना व्यक्तिगत पैसा जमा करके उस राजस्व का भी उन्होंने भरपाई किया। और इसके बाद उन्होंने जो ठेका था बालू का पहला अधिकार होता बिंद मल्लाहों का, जो कि उन्होंने उसको भी जो है कि ये माफियाओं को हटा करके उनको दिया। ये भी आप जिला पंचायत से मालूम कर सकते हैं, भदोही जिला पंचायत से। तमाम ऐसे कार्य किए उन्होंने। करीब 250 प्राइमरी स्कूलों को बनवाया जिला पंचायत के माध्यम से, जहाँ पर कि आज़ादी के बाद प्राइमरी स्कूल नहीं थे। ये भदोही के जन जन ये भी जानते हैं। उन्होंने बालिका इंटर कॉलेज का स्थापना की, हमारे घर पे भी इंटर कॉलेज का स्थापना की। तमाम सारे ऐसे काम उन्होंने किए और साथ कालीन के व्यवसाय थे और पूरे भारत में वो अपने नाम से जाने जाते थे। कालीन के क्षेत्र में अपने नाम से जाने जाते थे।
एक अच्छी राजनीतिक पारी उन्होंने खेली और काफ़ी बड़ा काम किया उन्होंने जी, जनता के हित में। तो उनकी जो राजनीतिक विरासत है आपके परिवार में कौन कौन उसको आगे बढ़ा रहे हैं? उसके हमारे सबसे छोटे भाई हैं राजेंद्र प्रसाद लल्ला, और चूंकि वो समाज हैं, उनको समाज से ही उन्होंने समाज के लिए उन्होंने अपनी पूरा न्यौछावर कर दिए हैं और वो वही बढ़ा रहे हैं। आपका जो इस इंडस्ट्री में जो आपका कालीन है, क्या जो ब्रांड है आपका, वो उसकी कुछ खासियत है ऐसी या सामान्य तौर पर सारी कालीनें एक जैसी ही होती हैं? नहीं, हैंडमेड कारपेट है, हाथ से निर्मित कालीन है, तो ये तो जो है कि इसकी एक खासियत तो है ही है। जी। तो अभी जैसे बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक ये आया है कि कालीन उद्योग में जो रोजगार का सृजन होता था उसके तरीके बदल गए। मैं देखता हूँ कि अभी तिब्बती कारपेट ज़्यादा चल रहा है, मशीनों से बुनाई भी हो रही है। देखिए, तो ऐसे समय समय पे जो है कि ट्रेंड और फैशन बदलता रहता है। जर्मनी में पहले होता था कि, या अमेरिका के अंदर, अच्छा सोफा होना चाहिए, अच्छा कर्टेन होना चाहिए, हैंडमेड कारपेट होना चाहिए। अभी यंग जनरेशन मॉडर्न हो गई है, तो उसको मॉडर्न चाहिए। तो मॉडर्न में तमाम चीज़ें आई हैं, जो कि तिब्बत कारपेट बहुत सदियों से पुराना है। तो ऐसी चीज़ें बदलती रहती हैं, फैशन बदलता रहता है। वो दरमियान में आया और इसके बाद जो है कि टेक्नोलॉजी भी इस पे आ गई, तो मशीन मेड कारपेट भी आया है। जो हमारी हैंडमेड कारपेट 10,000 रुपया में है, वो मशीन मेड 500 रुपये में आता है। तो जो है कि अब ये लग्जरियस कारपेट रहा नहीं, अब ये मॉडर्न हो गया। अब पहले ये एक थी कि यूरोप अमेरिका के अंदर ठंडे मुल्कों में वो कारपेट एक ज़रूरत थी, अभी एक फैशन हो गया। जी, तो ये है उतार चढ़ाव। एक इंडस्ट्री के तौर पर, एक इंडस्ट्रिस्ट के तौर पर जो अभी कालीन व्यवसाय की स्थिति है और जो उसका भविष्य है, वो किन कारणों से अच्छा या बुरा आप उसका भविष्य देख रहे हैं, या अभी जो स्थिति है वो किन कारणों से है? क्या उसमें दिक्कतें हैं? दिक्कतें देखिए, पहले किसी ज़माने में हमारा टक्कर हुआ करता था चाइना से। हमारा सबसे प्रतिद्वंदी कभी टाइम चाइना होता था। इसके बाद जो है क्या कहते हैं कि चाइना अब नो मोर इन हैंडमेड कारपेट्स, वो हमारा अब कंपटीटर नहीं रहा। फिर इसके बाद पाकिस्तान आया, पाकिस्तान भी वो हमको भी टक्कर नहीं दे पाया, वो भी रह गया। इसके बाद अफ़गानिस्तान आया, तो अफ़गानिस्तान की राजनीतिक परिस्थितियां जानते हैं। और हैंडमेड कारपेट अब पूरी दुनिया में, अब भारत ही एक ऐसा देश है कि जो कि बना सकता है, बनाएगा। और भारत ही एक ऐसा देश है कि जो कि ये ऑर्डर के हिसाब से कारपेट बनाता है। छोटी से छोटी क्वांटिटी बनाता है, बड़ी से बड़ी क्वांटिटी बनाता है। अगर जिसको हैंडमेड कारपेट पसंद है वो भारत के तरफ ही आएगा। ये इंडस्ट्री कहीं जाने वाली नहीं है। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी के आ जाने से मशीन मेड कारपेट बहुत तेज़ी से आया है। जब कोई नई चीज़ आती है तो एक बार लोग उसके तरफ जाते हैं। तो अभी डे बाय डे जो है कि मशीन मेड कारपेट में मॉडर्न या तमाम तरह की बहुत सारी चीज़ें आई हैं, तो अभी उधर है। लेकिन हैंडमेड कारपेट की जो है उसमें टिबेटन कारपेट आया है, तो सैगी आया है, तमाम चीज़ें आई हैं। पहले क्या था कि आज के 20 साल पहले हैंडमेड कारपेट में पर्शियन डिजाइन होती थी, इसके बाद टिबेटन कारपेट आया। तो टिबेटन हैंडमेड कारपेट 2 ही 3 चीज़ थी, दरी थी। लेकिन अभी इतनी वैरायटी आ गई है, इतने तरह की यार्न या सब कुछ आ गए हैं। तो वो क्या कहते हैं कि वो ट्रेंड बदला है। और अब ये जो है कि बिजनेस धीरे धीरे सेंट्रलाइज हो रहा है, फाइनेंस की तरफ जा रहा है। अब छोटे मोटे को काम करना दिक्कत होगी, कारण ये है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। विशेष नीतिगत क्या परेशानियां हैं इसमें सरकार को लेकर? नीतिगत परेशानियां एक्चुअली में क्या है कि पहले बहुत सारे बीच में जो है कि मझोले और होलसेलर हुआ करते थे। लेकिन 9/11 के बाद जो है कि जब स्लम आया कारपेट इंडस्ट्री में, तो जो मिडिल मैन था वो ख़त्म हो गया। तो वो हम लोगों के बारे में जानता था कि यहाँ कैसे कारपेट बनता था, तो हम लोगों के साथ समझौता करता था डिलीवरी में। अभी ज़्यादातर बिजनेस स्टोर के हाथ में चला गया है, तो स्टोर वालों को कुछ नहीं मालूम है। उनको मालूम है कि ये ऑर्डर्स है, मुझे इतने टाइम में सप्लाई करने, इतने टाइम में जो स्टोर में देना है। तो उसमें फाइनेंस की बहुत बड़ी जो है कि रोल हो गया।
तो इसका असर ये पड़ा कि छोटे लोग खत्म हो गए। ख़त्म हो गए। क्योंकि वो अच्छा, तो क्या भुगतान वगैरह या बैंक की सहूलियत ये सब में भी दिक्कतें आई नहीं, हैं? बैंक की सहूलियत, चूँकि अभी क्या है कि बैंक जो है कि वो सारे सेंट्रलाइज्ड हैं और बैंक के अपने नॉर्म्स होते हैं, तो बैंक अपने हिसाब से काम कर रही है। लेकिन अब जो पहले जो सब्सिडियाँ हुआ करती थी वो गवर्नमेंट को सारे हटा लिया है। तो अभी जो भी काम करने हैं आपको मतलब कि उसी में करना है, और जो मशीन मेड को जो है कि टक्कर देने के लिए हमको जो है कि बहुत सारी मेहनतें करनी हैं। ये मुझे बताइए कि इसके बारे में कालीन अभी भी भदोही में माना जाता है कि बाहर से मुगल काल में आया। इसके इतिहास के बारे में भी बहुत सारे रहस्य हैं। इसके इतिहास के बारे में वो बताइए जो आप जानते हम हैं। जो हमारी जानकारी है कि मुगल के टाइम पे भाई कोई गाड़ी घोड़ा तो था नहीं, तो जो औराई है माधो सिंह जिसको बोलते हैं, वो दिल्ली और कलकत्ता का बीच का है। जानते हैं इस बात को आप? नहीं है आज। अच्छा, तो क्या कहते हैं कि जब वो लोग वहाँ से चले तो उनके पास भी कुछ मैप होगा, तो वो आकर के जो कालीन के बुनाई के सिखाने के लिए वो एक्चुअली बंगाल जा रहे थे। लेकिन जब यहाँ पे आए आधे पे तो उन्होंने विश्राम किया, वहाँ कुछ मुस्लिम बस्ती थी, क्योंकि वो भी मुस्लिम थे जो बीबर थे, तो वहीं पर रुक करके उन्होंने वहीं पे कालीन बनाना ट्रेनिंग दे दी कुछ लोगों को। इसके बाद जो है कि कालीन का काम जो है कि ये भदोही में उसी तरह से आया, और यही कुछ मिलता जुलता इतिहास आगरा का भी है, क्योंकि वहाँ भी जो है कि मुग़ल लोग थे, तो आगरा में भी इसी तरह के था। तो इसके बाद मुग़ल के बाद अंग्रेज आए, तो अंग्रेज़ों ने 3 कंपनियाँ यहाँ इस्टेब्लिश की। एक का नाम था ई हिल, एक का नाम था GFD, एक का नाम था OBT। तो ई हिल खमरिया में थी, GFD भदोही में थी, OBT मिर्ज़ापुर में थी। तो उन्होंने, और ईस्टर्न इंडिया कारपेट थी वो आगरा में थी, चौथी कंपनी अंग्रेजों की जी थी। और उसी टाइम से जो है कि कारपेट को उन्होंने प्रमोट किया, चूँकि यूरोपियन ये ज़रूरत थी और वो यहाँ के लोगों को कुछ रोज़गार देना चाहते होंगे। तो इतना हम जो जानकारी मैं बता रहा हूँ, उसी हिसाब से धीरे धीरे अंग्रेज़ों के टाइम से कालीन का व्यापार जो है कि बढ़ता गया। इसके बाद कुछ यहाँ स्थानीय लोग भी अपने धीरे धीरे काम किए। तमाम ऐसे नाम है, MS समेत नाम है, सहगल नाम है, और कुछ लोग जो कि बंटवारे के बाद पाकिस्तान से यहाँ आए, जो सीधा भदोही में आए, क्योंकि कालीन का सबसे बड़ा हब उस टाइम यहीं पे था। तो 1-2 ऐसी फैमिली है। फिर ये इसी तरह से जो है कि धीरे धीरे जो है क्या कहते हैं कि ये पूरी इंडस्ट्री डेवलप हो गई। तो इसका मतलब ये 500 सालों का एक इतिहास है। हाँ, ये 500 सालों का इतिहास है। इसके गर्भ में छिपा हुआ है। हाँ, इसकी गर्भ में। लेकिन 500 सालों का कोई तफसील ऐसा नहीं है कि कौन लोग थे जो पहले आए, पहले बुनना शुरू किया, फिर बाजार कैसे बना उसका, फिर उसके बाद एक बूम आया। जैसे आपने बताया कि अंग्रेज़ों ने 3 कंपनियां बनाई इस पूरे रीजन में, भदोही, औराई और मिर्ज़ापुर में, एक तरह से उत्तर दक्षिण का पूरी पट्टी जी। और उसी से फिर धीरे धीरे अभी OBT कंपनी का तो ये सब दफ्तर यहाँ कहीं दिख जाता है जाते हुए। और OBT की कंपनी जो है कि GT रोड में है, जी, नालानगर में, लेकिन उनका हेडक्वार्टर मिर्ज़ापुर में है। अभी इसके पहले जो इसके डायरेक्टर थे एडवर्ड ओखले, शायद वो अब नहीं रहे, चले गए, हमें जानकारी नहीं है। और वो काम कर रही है। ईहिल को वहीं खमरिया के रामचंद्र मौर्य उन्होंने खरीद लिया। GFD तो बहुत पहले बंद हो गई थी। लेकिन अंग्रेज़ों का ये था कि जो मुझे लगता है कि हर क्षेत्र को स्पेशलाइज करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे ऑलरेडी कारपेट लोग को बुनाई आता है, तो इसको पूरी कारपेट इंडस्ट्री के रूप में डेवलप किया। और उस टाइम रोजी रोजगार के बहुत साधन नहीं थे, तो ये बड़ा आसान काम था, सब कारपेट बुनना शुरू कर दिया। तो अभी एक इंडस्ट्री बन गई धीरे धीरे। इसके बाद जो है कि अंग्रेज के जाने के बाद ये इंडस्ट्री जो है कि बनती गई। एक चीज़ आपको लगता है कि भदोही में कालीन का जो नाम है, भदोही जितना राजस्व सरकार को देता है और जितनी मुद्रा कमाता है, उस हिसाब से इस जिले का विकास हुआ है, ऐसा लगता है? नहीं हुआ। उसका कारण यह है कि भदोही में जो जनप्रतिनिधि हुए,
ये विकास और डेवलपमेंट जनप्रतिनिधि लाता है। और वो कोई बहुत अच्छा आदमी हमेशा यहाँ बाहरी विधायक बने, बाहरी एमएलए बने, कोई बलिया से आके यहाँ एमपी बन जा रहा है, तो कोई कहाँ से आ जा रहा है। बहुत सालों के बाद इंदिरा गांधी जी ने भदोही वुलन मिल्स बनाया, और इसके बाद जो है क्या कहते हैं ऑल इंडिया कारपेट इंस्टीट्यूट बनाया, उन्होंने उन्हीं के टाइम का दिया हुआ है। इसीलिए इंदिरा मिल कहा जाता है। हाँ, इसीलिए इसको इंदिरा मिल कहा जाता है। और इसके बाद बहुत दिनों के बाद अखिलेश जी ने इस जिले के लिए बहुत काम किया, जो कि एक्सपो मार्ट बनाया 250-300 करोड़ खर्चा करके, और जो कि इसको इंटरनेशनल मार्केट को भदोही में लाने के लिए, और भदोही के लोग दिल्ली न जाएं, कहीं न जाएं, वो अपनी प्रोडक्ट को यहीं डिस्प्ले करें। और ये इंटरनेशनल लेवल का बना है और बहुत ही अच्छा बना है। लेकिन उनकी सरकार जाने के बाद जो है कि इस पर उतना फोकस नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। लेकिन अब देखिए, हमारी इंडस्ट्री कोशिश है कि हम भदोही को जो है एक्सपो मार्ट को जो है कि इसको इंटरनेशनल स्तर पर ले जाए। दस्तकारी का एक बड़ी खूबी ये है कि उसमें जो यहाँ की गंगा जमुनी संस्कृति है वो दिखती है उसमें। हाँ, है यहाँ पे। तो भदोही की क्या स्थिति है इस मामले में? सेम है। भदोही में एक्चुअली में क्या है, यहाँ हिंदू मुसलमान एक ताना बाना है। तो जैसे कि ये कारपेट बनाने में ताना बाना का ज़रूरत है, ऐसे यहाँ हिंदू मुसलमान का एक ही है। वो यहाँ पे मतलब कि जब पूरा उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम का राइट था, भदोही उसमें नहीं था जी। और आज भी हम लोग एक दूसरे के साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं, रोजगार करते हैं। बगैर उनके हम अधूरे, हमारे बगैर वो अधूरे। अब मैं थोड़ा सा व्यक्तिगत आपकी दिलचस्पियों के बारे में, जैसे आप मैंने एक सामान्य व्यक्ति के मुकाबले ज़्यादा भौगोलिक यात्राएं आपने की, देशों की संस्कृतियों को आपने देखा, आप जर्मनी में रहे, तो आपकी व्यक्तिगत दिलचस्पियां क्या हैं? आपकी क्या रुचियां हैं? किस तरह से आप जीवन जीते हैं और क्या उद्देश्य आप महसूस करते हैं? मेरा उद्देश्य यही है कि मैं तो अपने लिए खाई कमा रहा हूँ, लेकिन हमारे वजह से अगर 2 घर में और चूल्हा जले तो उनके भी बच्चे पढ़ें लिखें, पढ़ें, और बस यही सोचता हूँ कि हम भी खाएं और कुछ लोगों को और मिले और इंडस्ट्री को जिंदा रखें। जी। और उसके अलावा क्या, जैसे आप अपना मनोरंजन कैसे करते हैं? पढ़ते हैं या मोबाइल देखते हैं या क्या क्या सिनेमा देखते हैं? मैं बहुत ज़्यादा जो है कि मोबाइल का ज़रूरत से ज़्यादा मैं उसको यूज नहीं करता हूँ। अगर मुझे पढ़ना होता है तो मैं जो है कि जैसे यथार्थ गीता है और तमाम इस तरह की किताबें, मैं धार्मिक किताबें पढ़ता रहता हूँ। जब टाइम मिलता है मुझे, जब जर्नी में होता हूँ तो इस तरह की किताबें मैं पढ़ता रहता हूँ। धर्म और मनुष्य का जो रिश्ता है, हाँ, क्योंकि वो जीवन से की शुरुआत से ही उसको संस्कारित करना शुरू किया जाता है पारिवारिक तौर पर, फिर धीरे धीरे वो जो एक माहौल मिलता है। लेकिन धर्म के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी किताबें हैं, बहुत से सिनेमा हैं, बहुत तमाम, जैसे सभ्यताओं के संघर्ष के बहुत सारे सिनेमा और किताबें और हर तरह का मटेरियल है। तो उनमें किस तरह की आपकी दिलचस्पी है? देखिए, धर्म तो आस्था की चीज़ है और आदमी धर्म से जुड़ा रहता है तो तमाम सामाजिक चीज़ें भी उसके साथ रहती हैं, और धर्म तो सिखाता है, अच्छा ही सिखाता है। तो हमारा मानना है कि उसके अलावा भी आप तमाम सारी चीज़ें हैं और आदमी समाज से जुड़ा रहता है, लेकिन धर्म तो भी ज़रूरी है। चाहे किसी भी मजहब में चले जाएंगे, किसी देश में, हर जगह धर्म है। समाज के साथ साथ उनका भी धर्म है। क्रिश्चियन में भी चले जाओ, वहाँ भी धर्म है, वहाँ भी चर्च गुरुद्वारे हैं, चर्च है, वहाँ भी लोग जाते हैं। हमने जर्मनी में देखा है, कभी नहीं जाते हैं, लेकिन क्रिसमस के टाइम वो भी जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा डोनेट करते हैं गरीब मुल्कों को, उनका कुछ परसेंटेज देते हैं, लेकिन वो हमेशा देते रहते हैं। जब दान की बारी आती है उनका नंबर 1 होता है। लेकिन धर्म वहाँ भी है, धर्म तो जरूरी है। भदोही की सांस्कृतिक गतिविधियाँ क्या हैं जिसमें आप शामिल होते हैं? सामाजिक कार्यक्रम होते हैं जो कि कुछ लोगों के लिए होता है, किसी विशेष लोगों को कुछ हो, जो कि उनको कुछ ऐसा किया जाए उनके लिए कि उनके जीवन अच्छे बीते, उसके लिए मैं काम करता हूँ। और मैं जो है कि उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ और मैं सोचता हूँ कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि समाज के लिए कुछ अच्छा काम हो सके। मैं अभी कुछ ऐसा करने वाला हूँ कि जो कि गरीब कन्याओं का शादी वगैरह की हम लोग एक बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है जी। हमारे कुछ ग्रुप हैं जो यूरोप के भी लोग हैं, हम लोग हैं, तो हम लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं। क्योंकि अगर इंसान दुनिया में अगर है
कुछ समाज के लिए करना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं, ज़मीनी स्तर से। जैसे मैं लगातार रिपोर्टिंग भदोही की कर रहा हूँ तो मुझे दो चीज़ें लग रही हैं कि वो एक तो शिक्षा संस्थान बहुत महत्वपूर्ण नहीं है भदोही में, बहुत माने उनका दर्जा अगर देखा जाए तुलनात्मक रूप से तो बहुत औसत दर्जे के शिक्षा संस्थान है, एक बड़े शिक्षा संस्थानों की ज़रूरत है भदोही को। हाँ है, उसके बारे में आप क्योंकि क्या ये सोचते जो हैं? है क्या कहते हैं, भदोही में शिक्षा के मामले में बहुत पीछे था। कारण उसका था कि यहाँ पे कालीन उद्योग की वजह से लोगों की रोजी रोटी चल जाती थी। बगल में जौनपुर है, आप देखेंगे शिक्षा के मामले में बहुत आगे है, भदोही में कुछ है, लेकिन अब भदोही शिक्षा के तरफ बहुत तेज़ी से जो है, लेकिन करीब 3 दशक पहले जो है कि भदोही में शिक्षा का स्तर बहुत ख़राब था। जो पैसे वाले थे अपने बच्चों को बाहर बोर्डिंग में भेज देते थे और बाहर पढ़ाते थे, और बाकी जो लोग वो संभव नहीं हो सकता यहीं के थे। लेकिन अब जो है शिक्षा का स्तर यहाँ पे भदोही में अच्छा होता जा रहा है और हम लोग उस पर काम भी कुछ करना चाहते हैं, ये मेरा है। जी जी जी। इसी तरीके से स्वास्थ्य संबंधी जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये बनारस और मिर्ज़ापुर और जौनपुर से सटा हुआ है, प्राइवेट क्लिनिक तो और नर्सिंग होम मैं देखता हूँ, लेकिन बड़ा अस्पताल सरकारी नहीं है, या है तो उस तरीके से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर मैंने देखा कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हैं। हाँ उसके है, बारे में आप क्या बहुत सोचते हैं? है। यहाँ पे तो कोई अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं, गवर्नमेंट का कोई हॉस्पिटल, वो तो रेफर करते हैं बस बनारस के लिए। और बनारस नज़दीक होने से भदोही का एक दुर्भाग्य भी है कि यहाँ पे जो है कि जो लोग आते हैं बनारस के बारे में सोचते हैं, भदोही के बारे में कोई सोचता नहीं। यहाँ कोई अच्छा हॉस्पिटल, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल नहीं है, ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ना गवर्नमेंट कोई अच्छा कॉलेज है। यहाँ एक KNPG है, डिग्री कॉलेज है, उसको कितने सालों से लोग उसको विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं, वो भी तो नहीं हो पाया, कोई भी नहीं दिया। चाहे कोई भी सरकार हो, किसी की सरकार हो, हमें कोई व्यक्तिगत किसी से कोई लगाव नहीं है विकास के लिए। आपकी स्मृति में कोई ऐसा समय दिखता है जब भदोही के लोगों ने अपनी डिमांड के लिए, बुनियादी डिमांड के लिए सड़कों पर उतर के कई बार आए हैं, कई बार आए हैं, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ? कोई नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि हमारा जनप्रतिनिधि कोई यहाँ अच्छा नहीं था। एक वर्चस्व की जहाँ तक बात आती है, जैसे वर्चस्व एक बड़ा सवाल किसी भी जगह पर बनता है। भदोही में किन लोगों का वर्चस्व है जो आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध और ताकतवर हैं, प्रशासनिक रूप से भी ताकतवर हैं, जिनके सत्ता के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं, और जो राजनीति में भी अपनी बढ़त बना ही लेते हैं? ऐसे कौन लोग हैं और कौन लोग पीछे छूटे जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? पिछड़ा वर्ग बहुत पीछे छूटे जा रहा है वो। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बहुत सारे 2-3 तो बिंद हुए जो यहाँ पर सांसद थे, फूलन देवी थी और अभी रमेश बिंद पिछली टर्म में थे। फूलन देवी फिलहाल तो कुछ काम किया क्षेत्र के लिए जी, क्योंकि बिजली का उन्होंने, जो हमको बहुत अच्छी बिजली मिलती है, फूलन देवी का संघर्षकारी था। फूलन देवी अपने समय पर काम करते, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा सरकार में तो रही नहीं वो एक ही बार थी, बाकी तो विपक्ष में थी बेचारी, लेकिन उसने काम किया। रमेश बिंद का ये था कि वो तो पूरी तरह सरकार में थे, लेकिन वो बाहरी होने नहीं आते, भदोही से कोई उनका इंटरेस्ट नहीं था। एक सचेत व्यक्ति के तौर पर मैं आपसे एक अंतिम सवाल ये करना चाहूँगा कि आम तौर पर एंटी इनकम्बेंसी और क्षेत्रीय एंटी इनकम्बेंसी को लोग ब्राह्मणों की नाराज़गी से जोड़ते हैं, जबकि आबादी दूसरे लोगों की ज़्यादा होती है। जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पिछड़ी जातियों और दलितों की आबादी इतनी ज़्यादा है कि अगर वो खड़े हो जाएं तो दूसरा कोई दिखेगा नहीं। ये तो सच्चाई है। 19 लाख वोटर में, लेकिन उनकी नाराज़गी का किसी को कोई परवाह नहीं है और ब्राह्मणों की नाराज़गी की परवाह है। ऐसा क्यों होता है? क्या आपको फैक्टर क्या लगता है? देखिए, समाज में वो आज चला आ रहा है कि ब्राह्मण जो है कि हमेशा हावी रहा है राजनीति में, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, और कहीं पर न कहीं ये जो पार्टियां हैं उन्हीं को वर्चस्व, उन्हीं को जो है कि प्राथमिकता देते हैं, पिछड़े लोगों को नहीं देते हैं। बीच में कुछ ऐसा आया था जब मेरे भाई साहब जिला पंचायत अध्यक्ष थे, उसी टाइम फूलन देवी को यहाँ लाया गया था। उन्हीं के नेतृत्व में फूलन देवी ने चुनाव लड़ा, जीत के गई। माननीय मुलायम सिंह ने कहा कि मैं इसको भेज रहा हूँ, जिता के भेज दो। तो मेरे भाई साहब सभी जानते हैं इस बात को कि उन्होंने अपने, तो समाजवादी पार्टी के पास इतना पैसा भी नहीं था, और वो हमारे भाई साहब के साथ ही उन्होंने जो है कि चुनाव लड़ा और जीत के गई, संसद बनी, और जो उसको जीतना चाहिए भी था। जो उसके साथ हुआ है उसके इतिहास को जाएंगे।
इसके बाद जो है कि फिर भदोही को कोई अच्छा कैंडिडेट मिला नहीं। फूलन देवी को डाकू कह के किया गया, लेकिन वो थी नहीं ऐसा। क्या उसको कोई चुनौती मिल रही है इस पूरे परिदृश्य को? नहीं। यानी अभी भी भदोही को अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने का एक लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। तो आपने देखा काशीनाथ जी ने अपने जीवन के तमाम सारे अनुभवों के साथ कालीन के इतिहास पर भी अपनी एक दृष्टि डाली है, जो उनकी समझदारी है, जो उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुना, जो जानते हैं वे उसको उन्होंने साझा किया। और साथ ही साथ भदोही के तमाम सारे ड्रॉबैक्स हैं, मसलन यहाँ चिकित्सा सुविधाएं और सड़कें और दूसरी तरह की जो जन सहूलियात के संस्थान हैं उनके न होने, और एक शहर के बहुत बड़े व्यावसायिक योगदान के बावजूद उसके उपेक्षित रह जाने के दर्द को जिस तरीके से उन्होंने हमसे साझा किया, निश्चित रूप से वह एक संवेदनशील बयान है। वो महसूस करते हैं कि यह शहर लगातार उपेक्षित ही रहा है, उपेक्षा का शिकार रहा है। तमाम सारी चीज़ें अलग अलग समय पर यहाँ बनी, कारपेट का एक शोध संस्थान भी बना और दूसरी चीज़ें बनी, एक्सपो बना, लेकिन अभी भी यह शहर धूसरित शहर है। अभी भी यह शहर तमाम सारी उपलब्धियों के बावजूद उपेक्षा का शिकार है। हम उम्मीद करते हैं कि यह शहर एक चमकता हुआ शहर होगा, और यह शहर जिस तरीके से दशकों तक भदोही ज़िले और आसपास के ज़िलों के लाखों लोगों की आजीविका का केंद्र हुआ करता था, फिर से वह अपने उस मुकाम को पाएगा। काशीनाथ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।